से हम धरातल पे हम शुरू हो गए हैं। हम ऐसे नहीं करते हैं, हम बोले ना कि हम जुमलों की सरकार की विश्वास की बात नहीं करते हैं। हम कोई भी वादा करने से पहले, हमारे प्रशांत जी जब कोई वादा करते हैं तो उसकी पूरी तरह बैठ के उसकी समीक्षा कर लेते हैं। अभी जो बताया ना, परिवार को जो 20,000 प्रत्येक महीने में जो कार्ड दिया जा रहा है, कार्ड दिया जा रहा है, वो भी केवल मुंह से नहीं कर रहे हैं सर। हम एक हर प्रत्येक यूनिक कोड दे रहे हैं। उस यूनिक कोड में 5 मुख्य बातें को हम दे रहे हैं। अभी तो हमारी सरकार नहीं बनी है, लेकिन हमने जो बातें रखी है अपने लिए रखी है, अपने विकास के लिए रखी है, अपने बच्चों के विकास के लिए रखी है, जो आज तक किसी सरकार में आज तक नहीं किया है। चलिए सर, हम आपसे वो कार्ड के जैसे बात कर रहे हैं, कार्ड का नाम क्या है सर? तो वो है लाभ कार्ड। लाभ कार्ड। लाभ कार्ड से जुड़ने दर्शकों नमस्कार, कर्तव्य 24 लाइव में आपका स्वागत है। हमारे साथ अभी रंजीत सर हैं। सबसे पहले सर, कर्तव्य 24 लाइव चैनल में आपका सर स्वागत है। नमस्कार, और आपके दर्शकों का मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम करते हैं। सबसे पहले तो सर मैं आपका एक तारीफ करना चाह रहा हूँ आपकी मूंछों की। जिस प्रकार से आप मूंछ रखे हैं, मैं भी उसी राह पे, भगत सिंह के राह पे चलने वाला लोग हूँ। सर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। जनस्वराज पार्टी के बारे में लगातार चर्चाएं बिहार में अब चरम सीमा पे चल रही है। जब तक धीरे धीरे विधानसभा चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रही है और लगातार देखने की चर्चाएं बढ़ती जा रही है, क्या लग रहा है जनस्वराज भारी एनडीए सरकार पे या भारी पड़ने वाली है? देखिए, जनस्वराज का जो चर्चा है, सच में अगर आप उनका एक देखिए तो प्रारूप इतना सुंदर हो रहा है कि जनता के बीच में एक अलग ही प्रभाव डाल रही है। क्योंकि जो विगत सरकार है, देखिए विगत सरकार से हमारा जनता बिल्कुल त्राहिमाम है, त्रस्त हो चुका है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये सरकार की जो भूमिका रही है कि देखिए हम जनता हैं, आप भी जनता हैं जी बिल्कुल, पहले, बाद में आप पत्रकार हैं, हम भी पत्रकार हैं या एक नागरिक हैं। लेकिन हम वोट जो डालने जाते हैं तो कहते हैं कि जातिवाद देख करके हम कभी जाते हैं आरजेडी के नाम पे वोट डाल देते हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं वो जाके कहते हैं कि हम एनडीए के नाम पे जाके वोट डाल देते हैं। कुछ व्यक्ति होते हैं जाके बीजेपी के नाम पे कमल छापे जाके वोट डाल देते हैं। लेकिन जब तीनों का आप गणना कीजिएगा तो कहीं ना कहीं ये तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। एनडीए में जैसे मोदी हो गए और ये हो गए, देखिए नीतीश बाबू हो गए। तो सरकार तो हम वोट तो दिया हमने किसको, एनडीए को दिया, और सरकार किसका बन गया, बीजेपी का बन गया। और बीजेपी और एनडीए की जब सरकार बनती है तो वही जुमले की सरकार बनने की बिल्कुल डबल इंजन की सरकार बन जाती है। तो डबल इंजन की बात, डबल इंजन है, डबल तरीके से धोखे देती है। मोदी लोग तो ये विश्वास करते हैं कि डबल इंजन की सरकार बनने के बाद जो आपका विकास का काम होता है वो रफ्तार में चले। कहने का मतलब डबल इंजन का तो मतलब यही नहीं कि हम लोग लगातार विकास पे काम करने का काम करेंगे, इसलिए हम लोग मैं बताता हूँ आपको सर, रफ्तार किसको कहते हैं। ये जो रफ्तार है ना, ये जनता के लिए केवल आंख में धूल झोंकने की रफ्तार है। वो कहते हैं कि देखिए शिक्षा व्यवस्था हमने दुरुस्त कर दिया, रफ्तार में ही उनका है ना घोषणा ये। तो प्राथमिक स्कूल जो था वो आज मध्य स्कूल हो गया, 8वीं तक की हो गई, 8वीं वाली हो गई और 10th तक की हो गई, और 10th वाली स्कूल जो हो गई वो 12th तक की हो गई। तो अब बताइए, आप इसी गांव से हैं, इसी शहर से हैं, तो जो हमारे प्राथमिक टीचर थे वो क्या 10वीं के विद्यार्थी को पढ़ा पाएंगे? नहीं। तो किस तरह की डबल इंजन की रफ्तार है? अरे भाई साहब, आप इतने समझदार हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, तो कम से कम प्राथमिक स्कूल को जब आप 10th करते हैं तो 10th वाले जो हमारे जो टीचर हैं उनको ला के दीजिए ना, तब तो मानेंगे ना कि आपने शिक्षा को दुरुस्त किया है। शिक्षा व्यवस्था आपने लचर करके दे दिया है। तो प्रशांत जी का यही कहना है कि सरकार की जो दोहरेपन की नीति है ये जनता नहीं समझ पा रही है। इस चीज को हम रख रहे हैं कि देखिए, अगर हम बोएंगे आम और कहेंगे कि जो नहीं ये आम नहीं है पपीता, ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन वही पाएंगे। तो कहते हैं कि व्यवस्था तब दिखाइए, डबल इंजन की रफ्तार तब दिखाइए जब उसके प्रारूप पे आप उतर के आइए। तो कहीं ना कहीं ये चीज उनसे हो नहीं पा रहा है। दूसरी बात ले लीजिए, नीतीश बाबू का कहते हैं डबल इंजन की रफ्तार है, आप कह रहे हैं, हम आपके ही बात का समर्थक है, डबल इंजन की रफ्तार है। तो जिसकी जितनी भागीदारी उसकी शायद जनगणना करवाया था ना, तो कहाँ चला गया जनगणना उनका? 40,000 परिवारों का उसने लेखा जोखा लिया था कि हम विभिन्न परिवारों को 3 डिसमिल जमीन देंगे, तो कहाँ चला गया 3 डिसमिल? 40 लाख में से उन्होंने खुद अपनी सरकारी आंकड़ों पे 2,27,000 परिवारों को दिखाया है कि हमने जमीन मुहैया कराया है, ठीक है। लेकिन वो 2,27,000 भी आंकड़ा सही नहीं है, ये मैं डंके की चोट पे कहता हूँ। केवल 1,24,837 परिवारों को ही अभी तक कब्जा मिला है जमीन, बाकी परिवारों जो है वैसे ही है। तो कैसा रफ्तार? जी हम रोकना चाहेंगे सर। एक अभी महाअभियान चल रहा है, राजस्व महाअभियान चल रहा है। क्या लग रहा है कि मतलब राजस्व कर्मचारी आपके क्षेत्र में आप भी घूम रहे हैं, नेता हैं आप, आपको लग रहा है कि घर घर तक अभी तक पहुंच पाई है?
क्या इसमें करप्शन नहीं होगा सर? बता रहा हूँ, ये महाराजस्व अभियान नहीं है, ये महाठग अभियान है। जितने भी ये नीतीश सरकार के पदाधिकारी हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, इनके पदाधिकारी क्या करते हैं कि आपकी जमीन का खाता खेसरा कुछ न कुछ ये उल्टा पुल्टा कर देते हैं। अब जाइए उसको ठीक करवाने के लिए, परिमार्जन के लिए आप इससे साइन करवाइए, उससे साइन करवाइए, नहीं है तो उसके एवज में कम से कम 20 से 25,000 रुपया आप उनको घूस दीजिए, तब जाके ये आपको सुधारनामा मतलब ये जो अभी जो चल रहा है इसके दौरान ऐसा हो रहा है। ये इसके दौरान मेरे पास कई ऐसे साक्ष्य हैं, आप कहिएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा कि मैं भी एक गांव से आता हूं और मैं भी एक किसान का बेटा हूं। मेरा खुद का जमीन की बात मैं कर रहा हूं कि मैंने उसकी पर्ची दाखिल खारिज जो है करवा रखी थी, सब कुछ करवा रखी थी। उसमें क्या हुआ, इसके पदाधिकारी क्या किया, उस दाखिल खारिज में मेरे परदादा के नाम पे जगह पे और भी जो हमारे दादा के भाई उनका नाम भी उनका ऐड किया हुआ था। उनका मकसद क्या? उनका मकसद यही था कि अब जो ये नाम आप हटवाते हैं, इन नाम हटवाने के पीछे आप जो है पूरे वंशा वृक्ष बना के दीजिए, सबका साइन करवा के दीजिए। अब हमारे दादाजी तो रहे नहीं, दादा तो चले गए। अब जो उनके 4 भाई हैं, अब उनके 4 भाई में चारों का बंटवारानामा हो चुका है। उसमें से कुछ भाई जमीन बेच चुके हैं, किसी भाई का जमीन एक धूर भी नहीं बिका है। तो ये वंशा वृक्ष कैसे बनेगा, मुझे आप बता दीजिए। अगर उसको आप ठीक करवाना चाहते हैं तो फिर सीधा टेबल के नीचे के हाथ घुसाते हैं, कहते हैं 10 से 20,000 25,000 दीजिए, हम आपका सुधार देते हैं। ठीक है, तो ये सब ठीक है। क्या जनसुराज के हम लगातार सबसे सवाल करते हैं, क्या जनसुराज की पार्टी सत्ता में आने के बाद ये सारे जो काम हो रहे, विद्यालय शिक्षा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे वो थाना हो, पुलिस हो, जहाँ जहाँ भी देखिए करप्शन बहुत ज्यादा चरम सीमा, खास करके पुलिस थाना मतलब थाना में होता है कि बिना किसी पैसे लिए किसी को कुछ भी होता नहीं है। अगर कोई नकल निकालने तक भी जाता थाना में तो पीछे से बोलता है कि 1,000 रुपया जाओ लाओ तब देंगे। तो लग रहा है कि आप इसको सुधार पाइएगा सर सरकार आने के बाद? देखिए हम तो क्योंकि दलाल का जो है वहां पे रखते एकदम लगातार बैठा हुआ रहता है दलाल किसी ऑफिस में। मैं इस बात को खंडन करना चाहता हूँ। हमने पहले भी कहा है और हमारे नेता पहले भी कहा कि सरकार बनाना हमारा मंशा नहीं है, हमारा मंशा है परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन लाना। तो व्यवस्था परिवर्तन कैसे होगा, जब हम इस विधि व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे, इस करप्शन को दूर करेंगे, घूसखोरी को दूर करेंगे, दलालों को यहाँ से भगाएंगे। तो हमने बताया ना कि हम अगर शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा की बात करने के साथ साथ उसकी हम बात भी चिंता करते हैं कि हम शिक्षा को दुरुस्त कैसे करेंगे। हमने बताया ना कि जैसे प्राथमिक विद्यालय का टीचर कैसे 10th का पढ़ाई करेगा। तो जब तक हमारा विधि व्यवस्था ठीक नहीं हो जाता है तो हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे और उनका खर्चा जनसुराज पार्टी अपनी तरफ से देगी, जिसका कि देखिए हम अभी भी तैयारी कर रहे हैं। और एक मिनट सर, प्राइवेट स्कूल में आप बच्चों को बोले कि प्राइवेट स्कूल में शिफ्ट कर देंगे, प्राइवेट स्कूल में क्या इतना जगह हो पाएगा जो बच्चे को आप इस प्राइवेट स्कूल में दे पाइएगा? मैं इस बात को क्या बोला कि जगह हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसका तो अभी हम तो फिर आप लोग टेंडर निकालिएगा। हाँ मैं बता तो रहा हूँ आपको कि हमारी सरकार हम जैसे आएंगे तो देखिए हमने सोचा है कि हर ब्लॉक में एक उच्च स्तरीय स्कूल खोलेंगे। उस खोलने में हमें 6 महीना साल भर का तो समय लगेगा। उस समय से पहले जो हमारा बच्चा बैठेगा सरकारी स्कूल में जो पढ़ाई नहीं हो पाता है, उस दरमियान उस बच्चों को हम प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिलवाएंगे। तो दाखिला एकाएक तो बढ़ तो नहीं जाएगा सारा, तो जो हम टेंडर देंगे प्राइवेट स्कूल में, उस प्राइवेट के दौरान हमारे जितने बच्चे हो सकेगा उस बच्चों को हम ले लेंगे जिनकी शिक्षा दुरुस्त हो सके। हम 1 साल 2 साल के अंदर हम एक ऐसी व्यवस्था करेंगे, ब्लॉक वाइज करेंगे, जो नेतरहाट का विद्यालय हो, इस तरह का विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय हो, हम ये विद्यालय खोलने का कोशिश करेंगे। और इसका हम सब कुछ तैयारी करने अभी से हम धरातल पे हम शुरू हो गए हैं। हम ऐसे नहीं करते हैं, हम बोले ना कि हम जुमलों की सरकार की विश्वास की बात नहीं करते हैं। हम कोई भी वादा करने से पहले, हमारे प्रशांत जी जब कोई वादा करते हैं तो उसकी पूरी तरह बैठ के उसकी समीक्षा कर लेते हैं। अभी जो बताया ना परिवार को जो 20,000 प्रत्येक महीने में जो कार्ड दिया जा रहा है, वो भी केवल मुंह से नहीं कर रहे हैं सर, हम एक हर प्रत्येक यूनिक कोड दे रहे हैं। उस यूनिक कोड में 5 मुख्य बातें को हम दे रहे हैं। अभी तो हमारी सरकार नहीं बनी है, लेकिन हमने जो बातें रखी है अपने लिए रखी है, अपने विकास के लिए रखी है, अपने बच्चों के विकास के लिए रखी है, जो आज तक किसी सरकार में आज तक नहीं किया है। चलिए सर, हम आपसे वो कार्ड के जिसे बात कर रहे हैं, कार्ड का नाम क्या है सर? तो वो है लाभ कार्ड। लाभ कार्ड, लाभ कार्ड से जुड़ने के लिए लोगों को क्या करना पड़ेगा सर? लाभ कार्ड जुड़ने के लिए कुछ भी जरूरत नहीं है। हमारा जो है हर जगह ये लाभ केंद्र बनाया हुआ है, जनसुराज लाभ केंद्र बना हुआ है। हर एक वार्ड में, हर एक पंचायत में ये चल रहा है। उसमें आप आधार कार्ड अपना लेके आए, मोबाइल नंबर अपना लेके आए, उस यूनिक कोड के साथ हम आपके परिवार को उस पर रजिस्ट्रेशन कर देंगे। आपका रजिस्ट्रेशन हमारे कंप्यूटर द्वारा पूरा का पूरा वो लेखा जोखा उस पर हम तैयार कर लेंगे। और जैसे ही समय सरकार में हमारी भागीदारी आती है तो जितने भी हमारे लाभ कार्ड के लाभार्थी हैं उनको पहले चरण में
ये लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। ये तो सरकार जैसे बनेगी हम इसमें आ जाएंगे। अब देखिए, हमने बताया कि हमारी जो मंशा है वो जनता के साथ है कि हर परिवार का विकास हो सके, हर गरीब गुरबा का विकास हो सके। अभी हमारे प्रशांत जी ने बताया है कि हम अगले 1 तारीख से जो आ रहा है, सितंबर आ रहा है, उसमें हम जितने भी हमारे ऑटो चालक हैं, बैटरी रिक्शा चालक हैं, देखिए ये तो लोन पे गाड़ी तो ले लेते हैं, कर्जा लेके आपसे, हमसे या बैंक से ले लेते हैं। और बैंक का जो ब्याज दर है अभी वर्तमान सरकार ने 18 से 20%, 24% तक लेते हैं। तो उनकी जितनी कमाई होती है उसका 75% वो बैंक को ही भर देते हैं। EMI में। तो कहाँ से परिवार का विकास हो जाएगा? तो प्रशांत किशोर जी का सोच देखिए, उन्होंने बोला कि सालाना 4% पे ही केवल ब्याज दर पे आपको हम ऋण की व्यवस्था करवाएंगे, ताकि अपने ऑटो, बैटरी रिक्शा इस निकाल के मतलब अपने ये परिवार का विकास कर निम्न सकें। विकास, निम्न स्तर के लोग के लिए भी बहुत ज्यादा सोच रहे कर हैं। हाँ, और देखिए हमारी अभी सरकार नहीं मानी है, लेकिन उससे पहले हम घोषणा कर दिए हैं कि 1 तारीख से जितने भी हमारे टेम्पो चालक हैं, बैटरी चालक है, देखिए बिहार में इंश्योरेंस नहीं करवा पाता है पैसा के अभाव में। वो कहता है छोड़ो ना यार, क्या है, कहीं पकड़ता है, ये करता है, 200 रुपये दे देता है, ये करता है, कहीं ना कहीं तो उनका नुकसान होता है। तो प्रशांत जी ने कहा है कि जितने भी हमारे ऑटो चालक हैं, बैटरी चालक हैं, उनको मुफ्त में 5 लाख का बीमा हम देंगे, ताकि उनके साथ कोई भी दुर्घटना हो, कुछ हो, तो उनका परिवार बिखरे नहीं और उनका परिवार प्रगति की ओर बढ़े और उन्नत हो सके, उनका विकास हो सके। तो इन सब धारणा के साथ जनसुराज पार्टी धरातल पे आई है और इन्हीं सब बातों को लेके हम लोगों के बीच जा रहे हैं। चलिए आप बहुत बहुत धन्यवाद सर। लेकिन पत्रकारों के लिए सर क्या सोच रही है सर? क्योंकि जितना देखिए आम जनता की बात सरकार तक पहुंचाना, सरकार की बात को आम जनता तक पहुंचाने का हम लोग काम करते हैं कि मीडियम, इसको लोग मीडिया कहते हैं, उसको मीडियम कहिए, माध्यम कहा जाता है। लेकिन आज देखिएगा कहीं बहुत ऐसा जगह है जहाँ पे पत्रकार के साथ, जैसे कि आपके पार्टी के एक बहुत बड़े यूट्यूबर ये आपका मनीष कश्यप जी जुड़े हैं, आपकी पार्टी से जुड़े हुए हैं, अच्छा लगा, बहुत लोग देश विदेश के लोग सब जान रहे हैं उनको। लेकिन उनके साथ मारपीट हो जाना, अस्पताल में अगर किसी तरह से बात करने गए तो वहाँ पे मारपीट हो जाना, मेरे साथ खुद इधर हुआ है। एनडीए के जब रैली चल रही थी मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है। तो सर जब पत्रकार ही सुरक्षित नहीं है आपकी जो भी, हाँ अब मैं बताता हूँ इस पे। पत्रकार हमारे, देखिए मीडिया जो है देश का चौथा स्तंभ है, और जो वर्तमान सरकारें हैं, ये सरकार के जो पदाधिकारी हैं इतने ही भ्रष्ट हैं, घुसखोर हैं, करप्ट हैं। तो इनकी बात जब हमारा मीडिया उजागर करती है तो उनको जो है लगता है कि सुई चुभोड़े उसको। तो कहीं ना कहीं आक्रोशित होकर वो आप पे हमला करते हैं, आप पे कटाक्ष करते हैं, FIR करके डराने करते हैं। तो बताए ना कि इनके जो पदाधिकारी बिल्कुल करप्ट हो चुके हैं। तो देखिए हमारे प्रशांत किशोर जी का जो सोच है, जब हम जो बोल रहे हैं व्यवस्था परिवर्तन, जो बार बार हम कहते हैं व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, तो हमारा जो उम्मीदवार 243 उम्मीदवार जो होगा, वो कहीं ना कहीं वो राजनीति से जुड़ा हुआ एक भी उम्मीदवार नहीं होगा। वो सुंदर, स्वच्छ और बेदाग उम्मीदवार होगा, जो कहीं ना कहीं पढ़े लिखे और सब व्यक्ति होंगे। जब हमारे बीच में हमारा विधायक, हमारा MLA जब एक अच्छा होगा और पढ़ा लिखा होगा, तो मुखिया के बाद जैसे कि आप पंचायत स्तर पे चुनाव की बात की जा रही है कि प्रशांत किशोर जी पंचायत स्तर का भी चुनाव लड़वाएंगे अपनी पार्टी से, जी ये तो बहुत बड़ी बात है सर। अगर मान लीजिए प्रशांत किशोर जी की जनसुराज की टीम, अगर पार्टी के लोग अगर पंचायत स्तर पे भी काम करना शुरू कर दे तो एक चैनल बन जाएगा, बहुत बड़ा चैनल। और डायरेक्ट अगर जिसकी मुख्यमंत्री हो, जिसकी सरकार हो, तो अगर पंचायत स्तर पे काम करें तो अच्छा विकास होगा क्षेत्र का। मैं वही चीज मैं कह रहा हूँ कि अभी तक वर्तमान सरकार जो देखिए ये तो क्या बहुत है, बड़ा कोई नहीं किया सर, कोई भी ऐसा नहीं किया है। ये तो अच्छा एक चीज मुझे बताइए कि एक घर चलाने के लिए एक मुखिया काफी नहीं होता है। सही बात। पिताजी का भी उसमें राय जाता है, मम्मी का भी जाता है, बेटा का भी जाता है, भाई का भी जाता है, चाचा का जाता है। तो क्या पूरा राज्य आप 243 कैंडिडेट से आप चला सकते हैं? नहीं चला सकते हैं, क्योंकि 243 कैंडिडेट से राज्य नहीं चलेगा। तो प्रशांत जी का जो सोच है कि हम राज्य का विकास तब कर पाएंगे जब एक एक घर से हमारा उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ जो सरकार से जुड़ जाए। तो हमारा प्रशांत जी का जो सोच है, वो सोच है कि हर पंचायत से हमारा जो मुखिया हो, वार्ड हो, चाहे जिला परिषद से हो, तो जितने भी ये व्यक्ति हमसे जीत के आते हैं तो डायरेक्ट सरकार की भागीदारी हो जाएगी, सरकार से जुड़ जाएंगे। तो सरकार तक हमारी बात एक जमीन के स्तर से लेके पहुंच जाएगा। देखिए अभी अगर आप कोई आवाज उठाने जाइए तो आपकी बात जिला के कलेक्टर तक भी नहीं पहुंच पाता है। तो कैसे विकास कर पाएंगे आप समाज का, उस पंचायत का, उस जिला का? नहीं कर पाएंगे विकास आप। अगर हमारा एक एक घर से, एक एक वार्ड से, एक एक सदस्य अगर सरकार से हम जुड़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा राज्य एक नंबर पे होगा, सुंदर बिहार होगा, समृद्ध बिहार होगा, शिक्षित बिहार होगा और पलायन मुक्त बिहार होगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। कर्तव्य 24 लाइव में जुड़ने के लिए धन्यवाद। सभी साथी से हम पुनः निवेदन करना चाहते हैं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर दें। क्या जनस्वराज की सत्ता आने के बाद विकास लग सकता होगा या नहीं होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।